हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, कूलाम का नियम हम लोग देख चुके हैं। कूलाम का नियम दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में जानकारी देता है। और हम लोग जानते हैं कि बल जो है वो एक सदिश राशि है, इसलिए और सदिश राशि है, उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा को भी हमें बताना होता है बल की संपूर्ण जानकारी के लिए। इसलिए कूलाम का नियम चूंकि बल के बारे में जानकारी दे रहा है तो उसको सदिश रूप में देखना अवश्य है, ही जरूरी है। तो देखिए, कूलाम का नियम का सदिश निरूपण हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, अब क्योंकि सदिश रूप में हम लोग ले रहे हैं इसलिए कार्तीय निर्देशांक पद्धति का हम लोग यूज करेंगे। कार्तीय निर्देशांक के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे दोनों आवेशों को। तो यहाँ पर निर्देश तंत्र ले लेते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर निर्देश तंत्र ले लिया है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये अब सब लोग जानते हैं ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है और ये मूल बिंदु जो कि शून्य पर हम लोग मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दो आवेश ले लिए, ये आवेश हो गया हमारा Q1 और ये हम लोगों ने ले लिया Q2 आवेश। ठीक है, इस तरीके से दो आवेश हम लोगों ने ले लिए हैं। अब क्योंकि जो भी बिंदु हम लोग लेते हैं उसकी दूरी हमेशा मूल बिंदु से ही दर्शाते हैं, इसलिए इस Q1 आवेश और इस Q2 आवेश की मूल बिंदु से दूरी हमें बतानी होगी। तो ये तो R1 वेक्टर पर है। ठीक है, यानी कि Q1 जो आवेश है उसकी दूरी कितनी है, R1 वेक्टर। उसी तरीके से Q2 आवेश की बता देंगे R2 वेक्टर, ये Q2 आवेश की। ठीक है, स्थिति सदिश हो गई एक तरीके से ये R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये हम लोगों ने ले लिया है। अब हमारे पास में कूलाम का नियम का ही सदिश निरूपण देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। तो देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है F बराबर होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। फिर एक नियतांक आ जाता है जो होता है K, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये हमारे पास में कूलाम का नियम है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाली दूरी। यहाँ पर हमारे पास में है जो दोनों आवेश है Q1 और Q2 उनके स्थिति सदिश, लेकिन हमारे पास में इनके बीच की जो दूरी है ना उसका कोई भी मान नहीं है। ठीक है, उनके बीच की दूरी हमें नहीं पता, तो ये बीच की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, Q2 जो आवेश है उसकी स्थिति देख रहे हैं Q1 के सापेक्ष। ठीक है, कि Q1 के सापेक्ष अगर देखें तो Q2 कितनी दूरी पर है। ठीक है, स्थिति Q1 के सापेक्ष। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसको दर्शा रहे हैं R21 वेक्टर से। ठीक है, R21 वेक्टर Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों दूरी हमें पता है लेकिन ये दूरी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है त्रिभुज सदिश नियम, जिसकी सहायता से हम लोग दो सदिशों का परिणामी निकालते हैं। ठीक है, वो नियम यहाँ पर लग सकता है। दो भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा के बराबर होता है उसके अंदर। ठीक है, यही होता है, दो भुजाओं को यदि दो सदिशों के रूप में व्यक्त किया जा सके तो जो थर्ड भुजा होती है वो उसके परिणामी को व्यक्त करती है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर R21 हम लोग को निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो ये त्रिभुज सदिश नियम लगा दिया हम लोगों ने, और उसके अकॉर्डिंग
ये दो जो भुजा है उसका योग इस तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए, यानी कि R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, R2 वेक्टर के होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो ये निकालना था R21 वेक्टर, ठीक है, Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। तो इसको तो यहीं रख लेते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोगों ने R21 वेक्टर यानी कि Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष तो निकाल ली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष भी चाहिए, ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पर दिशा का फर्क पड़ जाएगा, इसलिए Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, इसको हम लोग R12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अंदर कुछ खास नहीं होगा, बस इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि देखो सिर्फ दिशा बदल गई है, ठीक है, ये दिशा बदल गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पर R12 वेक्टर बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सीधा यहाँ से भी याद रख सकते हो, R21 बराबर है R2 माइनस R1, R12 बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोगों ने इनकी स्थिति सदिश निकाल ली है। अब देखिए बल ज्ञात करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले तो F21 वेक्टर, ये क्या है, यहाँ पर Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल, ठीक है। अब यहाँ पर F21 वेक्टर इक्वल हो जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। Q1 और Q2 दोनों आवेश भी वही रहेंगे। तो यहाँ पर जब बल निकाल रहे हैं Q2 पर Q1 के कारण, तो Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष क्या थी, R21 वेक्टर और उसके मोड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ परिणामी है नीचे की साइड, तो देखो, और साथ में क्योंकि सदिश रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो R21 कैप, ठीक है। यहाँ पर ये जो एकांक सदिश होता है वो हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, जिसका परिमाण तो एकांक होता है, दिशा को दर्शाने के काम में ये आता है, ठीक है। ये हम लोगों ने F21 की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए ये जो F21 वेक्टर है इसकी दिशा किधर होगी, Q1 से Q2 की तरफ, ये F21 वेक्टर हो जाएगा। और F12 जो आएगा उसकी दिशा हो जाएगी ये F12 वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर एकांक सदिश हम लोगों ने लिया है R21 कैप, एकांक सदिश की परिभाषा से ये बराबर होता है R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड, इसी के इक्वल होगा, ठीक है, इसकी परिभाषा से। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 Q2 भी एज इट इज़, और ये हो जाएगा R21 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि देखो दो तो पहले से ही है, एक ये वैल्यू हम लोग रखेंगे तब आ जाएगा, और ये R21 वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इस वैल्यू को चेंज कर दिया है। अब देखिए R21 की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पर F21 वेक्टर की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से Q1 आवेश पर Q2 आवेश
के कारण बल। F12 वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल्स टू 1/4πε0। तो ऐसे का ऐसा ही आएगा, दोनों आवेश भी Q1 Q2 ही हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा R21 की जगह R12 वेक्टर के मोड का स्क्वायर और R12 कैप, ठीक है। जैसे पहले चेंज किया वैसे ही यहाँ पर इस एकांक सदिश को चेंज कर सकते हैं। R12 कैप इक्वल्स टू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 R1 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसकी वजह से एक और आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा R12 वेक्टर, ठीक है। फिर से R12 वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मोड का क्यूब और यहाँ पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास में आ गया। अब क्योंकि देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो यहाँ पर अगर आप माइनस बाहर ले लेते हो, R12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लो। यहाँ देखो, यहाँ तो माइनस अगर आप लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोड में है, तो बाहर अगर माइनस कॉमन भी लोगे तो भी बाहर वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ से भी माइनस ले लो लेकिन वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है मोड के अंदर है। Q1 Q2 माइनस ले लिया इसमें से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब और यहाँ से माइनस लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखिए ये वैल्यू आप देखो, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर किसकी है, ये वैल्यू हमारे पास में है इसकी, देखिए R21 वेक्टर की वैल्यू जो है वो है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देते हैं। F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, यानी कि यहाँ हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या देखा है कि एक तो सदिश निरूपण किस तरीके से करते हैं वो देखा है, दूसरा ये देखा है कि सदिश रूप में व्यक्त करने पर हम लोग को ये पता चला कि दो आवेशों के बीच के मध्य लगने वाला जो बल है वो एक दूसरे के ऊपर देखो बल डालेंगे। तो अगर दो आवेश है तो Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर बल लगाएगा। तो ये दोनों जो बल होते हैं, एक दूसरे पर लगने वाला जो बल है वो परिमाण में समान होगा किंतु दिशा में विपरीत होता है, ठीक है। परिमाण में समान है लेकिन माइनस का साइन आ रहा है देखो यहाँ पर, इसलिए दिशा में विपरीत है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए देखो यहाँ पर ये जो लास्ट में जो तथ्य आया है इससे हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि ये जो कूलाम का जो नियम है ये न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया, देखो हर क्रिया की विपरीत समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उस नियम का पालन करता है यहाँ पर, ठीक है। एक समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। उसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इससे, कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो देखो कूलाम का नियम लगने के लिए आवेश जो है वो स्थिर होना चाहिए, क्योंकि गतिमान आवेश पर कूलाम का नियम जो है वो नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में कूलाम का नियम जो है वो गतिमान अवस्था में क्यों नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन हमारे पास में आता है। तो देखिए जब आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में होते हैं तब तो सिर्फ उनके मध्य विद्युत बल कार्य करता है और उसके बारे में कूलाम का नियम जो है वो आसानी से जानकारी प्रदान कर देता है। लेकिन अगर आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो उस वक्त उस पर विद्युत बल के साथ साथ में चुंबकीय बल भी कार्य करता है, चुंबकीय बल भी वहाँ पर प्रेरित हो जाता है और उसके बारे में कूलाम का नियम कोई भी जानकारी नहीं देता है। इसलिए गतिमान अवस्था में आवेश पर कूलाम का नियम लागू नहीं हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये मैं आप लोगों को बोल के बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ ये, लेकिन आप लोगों को ज़रूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है कि 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, इस कोटि से बड़े जो दूरी है उस पर ही कूलाम का नियम लागू होगा। इस दूरी पर या फिर इससे कम दूरी पर कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। 10⁻⁻15 मीटर इस पर लागू नहीं होगा, इससे कम दूरी पर भी लागू नहीं होगा कूलाम का नियम। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये जो यहाँ पर हम लोगों ने दूरी बताई है, ये नाभिक की ये दूरी है, ये एक तरीके से, ठीक है, नाभिक की कोटि की दूरी है ये। तो इस दूरी पर आते आते नाभिकीय बल लगने लग जाता है, इसलिए इससे कम और इतनी दूरी पर कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि अगर बहुत सारे आवेश अगर हों तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, मान लो कि इस तरीके से 3-4 आवेश अगर हो, ठीक है, ज़्यादा हो, तो इन दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर किसी थर्ड आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन दोनों के मध्य लगने वाले बल पर सिर्फ इन दोनों के मध्य गणना करके आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। थर्ड आवेश यहाँ पर अगर उपस्थित हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं कूलाम के नियम के। फिर उसके बाद देखिए, हाँ, एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, कूलाम का नियम जो है, तो कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, क्योंकि R² जो है ना वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इसी वीडियो में कि अगर बहुत सारे आवेश हों, अगर एक जगह उपस्थित हों, पूरा एक निकाय हो, तो उनका जो परिणामी बल है वो कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और इसी टॉपिक का एक और नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम लोग को क्या करना है कि अगर बहुत सारे आवेश उपस्थित हों तब उसका परिणामी बल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो निर्देश तंत्र बना लेते हैं और इसके अंदर आवेश दर्शाते हैं। ये एक आवेश है Q1, एक आवेश ले लिया है Q2, ठीक है, और इसी तरीके से एक और आवेश ले लिया है Q3, ठीक है, और बहुत सारे आवेश आप ले सकते हो इसके अंदर, तो Qn एक आवेश ले लिया, ठीक है। अब जो कोई एक यहाँ पर परीक्षण आवेश ले रहे हैं जो कि इन सब के कारण आवेश को अनुभव करने के लिए, ठीक है, कि टोटल कोई भी परीक्षण आवेश यहाँ पर ले जाते हैं तो इन सब आवेशों के कारण उस पर परिणामी बल कितना लगेगा, तो वो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर Q0, ठीक है। इस तरीके से एक परीक्षण आवेश यहाँ पर लिए गए हम लोग। तो अब देखिए यहाँ सबके स्थिति सदिश है। Q1 मूल बिंदु से R1 वेक्टर दूरी पर है, Q2 जो आवेश है वो R2 वेक्टर दूरी पर है, Q3 आवेश जो है वो R3 वेक्टर दूरी पर है, Qn आवेश का Rn वेक्टर हो गया स्थिति सदिश। उसी तरीके से Q0 जो यानी कि Q0 जो आवेश है उसका R0 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लेकिन हमें कूलाम के नियम में दो आवेशों के मध्य दूरी चाहिए, इसलिए इन सब आवेशों के मध्य दूरी हमें बतानी पड़ेगी। तो ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगी R01 वेक्टर,
ठीक है, इसकी वजह से, और ये इसका परिणामी बल हो जाएगा F01 वेक्टर, इसका Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर। ठीक है, दूरी कितनी हो जाएगी, 0 और 1 के बीच लग रहा है इसलिए R01 वेक्टर हो जाएगी। इसी तरीके से Q2 आवेश के लिए भी बता सकते हैं, R02 वेक्टर, और ये हो जाएगा F02 वेक्टर बल। ठीक है, Q3 आवेश के कारण बता सकते हैं, ये हो जाएगा F03 वेक्टर, और दूरी जो है वो R03 वेक्टर। ठीक है, Qn आवेश के कारण भी बता सकते हैं, F0n वेक्टर, और ये हो जाएगी R0n वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों ने जब महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे तो हम लोगों ने क्या बताया था कि कोई भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर किसी तीसरे आवेश के कारण या तीसरे आवेश की उपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो यही बताता है कि अगर कोई भी बहुत सारे आवेशों का एक निकाय हो, ठीक है, मान लो कि n आवेशों के कारण बात कर रहे हैं हम लोग, तो n आवेशों के कारण लगने वाला बल जो है इस Q0 आवेश पर, जो परीक्षण आवेश लिया है हम लोगों ने, उस पर जो है वो हर एक आवेश के कारण लगने वाले बल का जो है जोड़ हो जाएगा यहाँ पर एक तरीके से। ठीक है, उनका परिणामी बल जो है उनका योग हो जाएगा, यानी कि इस आवेश के कारण लगने वाला बल प्लस इस आवेश के कारण लगने वाला, क्योंकि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सबका अलग अलग निकाल लो, इन दोनों आवेशों के मध्य निकाल लो, इन दोनों आवेशों के मध्य निकाल लो, इन दोनों के निकाल लो, इन सब के साथ में निकाल के उन सब का योग करते जाओ आप। ठीक है, तो उन सब का सदिश योग कर सकते हैं हम लोग। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि परिणामी बल जो है F वेक्टर, इस Q0 जो आवेश है इस पर परिणामी बल जो है F वेक्टर, वो इन सब जो आवेशों के कारण लगने वाले बल का योग हो जाएगा इस तरीके से। इसकी वजह से F01 वेक्टर लग रहा था, इसकी वजह से जो Q2 आवेश है उसकी वजह से F02, F03 वेक्टर अप टू F0n वेक्टर, इस तरीके से सदिश योग हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, इन सब का वैल्यू जो है अब ये भी हम लोगों ने सदिश रूप में देखी है कि किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो वहाँ से हम लोग रख सकते हैं। F01 वेक्टर क्या होगा, K Q1 Q0 इन दोनों के मध्य लगने वाला बल है, इन दोनों के मध्य की दूरी R01 वेक्टर के मोड का स्क्वायर R01 कैप। ठीक है, ये हो सकता है। इसी तरीके से F02 वेक्टर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो जो K लिख दो या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। Q2 Q0 अपॉन R02 वेक्टर के मोड का स्क्वायर R02 कैप। ये इसी तरीके से सारे हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R01 वेक्टर के मोड का स्क्वायर R01 कैप। अब इसी तरीके से मैं सारी लिख दूंगी। ठीक है, प्लस लास्ट वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपॉन R0n वेक्टर के मोड का स्क्वायर R0n कैप। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर इसका मान रख दिया। अब देखो इस पूरे समीकरण में क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में है, Q0 भी सभी में है, तो कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट यहाँ पर कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा Q1 अपॉन R01 वेक्टर के मोड का स्क्वायर R01 कैप। यहाँ पर बचेगा Q2 Qn अपॉन R0n वेक्टर के मोड का स्क्वायर R0n कैप। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में बच जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये जो हमारे पास में आया है यहाँ पर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, समेशन के फॉर्म में। देखो
समेशन के फॉर्म में इसको रख के इसका छोटा फॉर्मूला, छोटा रूप बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे? यहाँ पर जब बार बार हम लोग प्लस करते हैं, योग करते हैं, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, एफ वेक्टर इक्वल्स टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, और यहाँ रख दो QI अपॉन R0I वेक्टर के मोड का स्क्वायर R0I कैप। अब देखो यहाँ पर ये समेशन का मतलब यही होता है कि I की वैल्यू जो है आप 1 से लेकर n तक रख सकते हो, और हर बार जब वैल्यू रखते हो तो उसके बाद में प्लस का साइन लगाते जाते हो। तो अब यहाँ पर जब हम लोग देखो, ये वैल्यू मैं आपको फिर से रख के बता रही हूँ, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास में कॉमन आई गया था। अब यहाँ पर आई की वैल्यू रखकर हम लोग इसका प्लस करते जाते हैं। देखो, आई की वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे, तब तो क्या जाएगा हमारे पास में Q1 अपॉन R01, आई की जगह 1 रख दिया, कि वेक्टर के मोड का स्क्वायर R01 कैप, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर आई इक्वल्स टू कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, तब ये हो जाएगा Q2 अपॉन R02 वेक्टर के मोड का स्क्वायर R02 कैप। ठीक है, प्लस इसी तरीके से रखते जाएंगे सारे के सारे। लास्ट में हमारे पास में nवा टर्म आ जाएगा Qn अपॉन R0n वेक्टर के मोड का स्क्वायर R0n कैप। ठीक है, इस तरीके से वापस से वही समीकरण आ जाएगी। तो ये वाला जो रूप है हमारे पास में, ये इसका शॉर्ट रूप होता है, और ये हमारे पास में एक फॉर्मूला की तरह यूज में आ जाता है। और यही है जो अध्यारोपण का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, यही है कि बहुत सारे आवेशों के एक निकाय के कारण परिणामी बल को ज्ञात करना। और वो क्या होता है? प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल का सदिश योग होता है। ठीक है, उन सब आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योग कर दो तो परिणामी बल जो है वो यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का पूरा बेस तैयार करता है। तो इसको ध्यान से पढ़ो आप लोग, और कोई भी डाउट हो तो उसको अभी क्लियर कर लो। अगर वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। और इस वीडियो को और भी अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करो।